Hello everyone. So now in the next topic, as we have completed carbon, hydrogen and oxygen along with nitrogen as their role, we have studied about their uptake and also the deficiency symptoms. Now we are on to the two particular molecules, macromolecules. These are phosphorus and potassium. And phosphorus is essential mineral as I am saying mineral, which means it is uptaken from the soil, but its condition of uptake in both the three acidic soil, दूसरा न्यूट्रल सॉइल और एल्कलाइन सॉइल में डिफरेंट होती है. इट इज अपटेकन एज H2PO4 नेगेटिव. ये जो कंडीशन है, अब आपको पता है कि H पॉजिटिव आयन जो है जहां ज्यादा होते हैं वही एसिडिक कंडीशन बनती है. सो ये एसिडिक कंडीशन में H2PO4 नेगेटिव के आयनिक फॉर्म में, और न्यूट्रल सॉइल में ये HPO2 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव, और एल्कलाइन सॉइल में ये PO4 3 नेगेटिव की फॉर्म में प्लांट जो है इसको अपटेक करता है. कैसे अपटेक करता है? इट इज अपटेकन एक्टिवली. ठीक है. इसके बाद यूजेजेस क्या है? तो यूजेजेस ऑफ द ATP, फॉर्मेशन ऑफ ATP, GTP एंड NADPH. व्हाट आर दीज? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फो हाइड्रोजन. ठीक है. तो दिस इज बेसिक एनर्जी सोर्स फॉर एवरी सेल. GTP is used as energy source during protein formation. NADPH is used as the electron transporter during the photosynthesis process, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये काम आता है. ठीक है. तो अगर यूज क्या है, अगर ये सारी कंडीशंस बन रही हैं, ये है एनर्जी की. इसके अलावा फोस्फेट का काम क्या है? देखिए, हेलिक्स फॉर्मेशन के लिए. अब जब डीएनए है वो डबल हेलिकल होता है, आरएनए जो है वो सिंगल हेलिकल होता है, बट ये जो अप टू डाउन है ना, इस तरह से कनेक्ट करने के लिए डीएनए को, ये डीएनए की जो दो हेलिक्स हैं, इस तरह से और इस तरह से, ये कनेक्शन में काम आता है क्या? फॉस्फेट. ठीक है. तो ये समझ गए आप, डीएनए का एक मॉलिक्यूल है. ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जब इस न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा तो यहां पर क्या ऐड होता है? एक फॉस्फेट ऐड होता है. क्लियर है? फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोराइलेशन, इन दोनों का काम क्या है? फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द लिपिड स्टोरेज कंडीशन. ठीक है. और फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन, यानी दोनों कंडीशंस में ये हो सकता है. जब भी हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोटीन चैनल्स की, गेटेड चैनल्स की, तो वहां पर एटीपी का यूज होता है, उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है, जिसका मतलब है वो अपना स्ट्रक्चर को चेंज करेगा. अब वो स्ट्रक्चर जो चेंज है वो एक्टिव होने के लिए भी और उसकी डीएक्टिविटी के लिए भी, दोनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. तो जैसे हम पढ़ते हैं सेल साइकिल एंड इट्स कंट्रोल, वहां पर बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं, जब सेल साइकिल को कंट्रोल करना होता है, उन चेक पॉइंट्स एंड रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स, तो वहां पर जिस भी एंजाइम को डीएक्टिवेट करना है उसका फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं. जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो वो अपना स्ट्रक्चर क्या करेगा? चेंज कर देगा. ठीक है. और स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है. ये चीज समझ में आ गई. इसके बाद आती है डेफिशिएंसी. देखिए, अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है तो एक तो चीज ये, जहां पे ये यूज हो रहा है वहां सब जगहों पर क्या हो जाएगा? देयर विल बी अ लैक ऑफ फॉस्फेट. एटीपी, जीटीपी और NADPH, सबसे पहले तो इनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम. बट यहां एक चीज आती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अलोंग विद पोटेशियम, ये हमने 6 पढ़े हैं अब तक: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. इसमें से जो स्टार्टिंग के 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, उनको मूव नहीं किया जाता. ठीक है. ओल्डर लीफ से न्यूअर लीफ में. बट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये मूवेबल है, जिसका मतलब अगर प्लांट में डेफिशिएंसी होती है तो ओल्डर लीव्स जो हैं, जो ऑलरेडी मरने वाली हैं, उनके अंदर से इन एसेंशियल एलिमेंट्स को निकाल कर और न्यूअर लीव्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है. तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो न्यूअर लीव्स में बाद में दिखाई देगी और ओल्डर लीव्स में ये चीज पहले दिख जाती है.
लेसर एनर्जी यानी एटीपी कम हो जाएंगे। जीटीपी अगर कम हो गया तो प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाएगी। अब अगर प्रोटीन सिंथेसिस कम हो रही है तो जो लीड्स हैं, स्टेम है, उनका साइज क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, थिन हो जाएंगे वो। इसके अलावा डीएनए, अब अप टू डाउन अगर डीएनए की स्टेबलाइजेशन के लिए फॉस्फेट है तो सेल डिवीजन के टाइम पे सिंथेसिस फेज में डीएनए की फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। और इसके बाद फाइनल जो चीज है दैट इज डिलेड फ्लावरिंग। अब फ्लावर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? फ्लावर अपनी नेक्टरीज बनाता है, खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस भी देता है, या अगर वो इंसेक्ट पॉलिनेशन का प्लांट है तो वो क्या करेगा, रिवॉर्ड भी देने पड़ेंगे जो इंसेक्ट उसके पॉलिनेशन में हेल्प करते। अब एनर्जी है नहीं तो फ्लावरिंग जो है वो डिले हो जाएगी। तो दैट वाज अबाउट द फास्फोरस। और चलिए पढ़ते हैं पोटेशियम के बारे में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोटेशियम। और पोटेशियम जो है इसे के पॉजिटिव फॉर्म में डायरेक्टली अपटेक किया जाता है फ्रॉम द रूट्स। यूजेजेस हैं इसके। जो पोटेशियम है उसका डायरेक्ट यूज कोई नहीं होता, ना मैक्रोमोलिक्यूल्स में, ना बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में, ना बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में। तो इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमें बहुत कम देखने को मिलता है। बट एक्टिवेशन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोफैक्टर, ये जो है सबसे ज्यादा एंजाइम्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है। दैट इज ऑल, लगभग सारे के एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होते हैं, ऑलमोस्ट 40 फिजियोलॉजिकल यूज के जितने भी एंजाइम्स हैं। मेंटेन एनायनिक कैटायनिक बैलेंस। अब आप लोग देख चुके हैं कि हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो पर्टिकुलरली क्या है, दैट इज द यूज द अपटेक ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्जर साइज ऑफ बेस्ड ग्रेडियंट बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल कंडीशंस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे अपहिल ट्रांसपोर्ट, विच मीन्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक लेकर जाना एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। वहां पर सबसे बड़ा रोल किसका है, पोटेशियम का। तो एनायनिक कैटायनिक बैलेंस भी मेंटेन करता है। इसके बाद हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा पढ़ा था। तब एक चीज देखी थी कि जो पोटेशियम है यही रिस्पॉन्सिबल है मैलेट को वैक्यूल में स्टैब्लिश करने के लिए और सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल अप करने के लिए, वाटर पोटेंशियल डाउन करने के लिए, ताकि एंडोस्मोसिस हो पाए और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंटिन्यू रहे, ठीक है। इसके बाद ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सेल परमिएबिलिटी, यानी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, के पॉजिटिव आयन की। ऑल टाइप ऑफ टर्गर मूवमेंट्स। अब टर्गर मूवमेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? देखिए, टर्गर मूवमेंट की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। और छुई मुई का जो प्लांट है दैट इज माइमोसा। तो माइमोसा प्लांट में जब आप टच करते हैं तो पत्तियां जो है दे फोल्ड अप। वो फोल्डिंग जो है टर्गर मूवमेंट की वजह से होती है, दैट इज फैसिलिटेटेड बाय दिस के पॉजिटिव, ठीक है। डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, क्लोरोसिस, यानी थोड़ी थोड़ी जगह पर क्या होना शुरू हो जाएगा, देयर विल बी द लॉस ऑफ टिश्यूज, ठीक है। नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस। तो थोड़ी थोड़ी जगह पर ब्राउन कलर के हो जाएंगे पत्ते और फिर वो सूखना चालू होके धीरे धीरे मर जाएंगे। एक्टिव अपटेक शट्स ऑफ, यानी एक्टिव अपटेक में जब सबसे बड़ा रोल के पॉजिटिव का है तो वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट स्ट्रेचर ऑफ प्लांट एंड लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। देखिए, जब भी किसी भी प्लांट के पास कोई भी चीज आ रही होती है, वो ऐसा तो है नहीं कि नीचे से बाल्टी भरी पानी की और सीधा लीव्स तक पहुंचा दिया। That is with the help of turgor movement, osmotic potential, pressure potential, water potential, solute potential, नेगेटिव प्रेशर जनरेशन, पॉजिटिव ग्रेडियंट, इन सब चीजों की वजह से होता है, जिसमें रोल आता है के पॉजिटिव का। तो जो के पॉजिटिव है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट में रूट से लेके टिप ऑफ द प्लांट विच इज एपेक्स पोर्शन, और जब वो एपेक्स पोर्शन पे ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का लॉस मतलब जो प्लांट है वो हाइट में छोटा रह जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। इसके अलावा शॉर्ट स्ट्रेचर ऑफ प्लांट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एपिकल डोमिनेंस। एक्टिव अपटेक जो है वो बंद हो जाता है, जिसका मतलब बाकी जो भी मिनरल्स अपटेक करने वाला था एक प्लांट, वो सब चीजें भी क्या हो जाएंगी, डाउनग्रेड हो जाएंगी, एंड पूरे की पूरी प्लांट के ऊपर इस चीज का असर पड़ता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज अबाउट द टू। बाकी हम अगले लेक्चर्स में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। दिस वाज थर्ड पार्ट, एंड यू कैन जस्ट वेट फॉर द पार्ट 4 टू कम। थैंक यू सो मच।